नमस्कार किसान भाइयों, कार्यक्रम कृषि दर्शन में आपका पुनः स्वागत है। किसान भाइयों, खेतों में हरियाली और गांव में खुशहाली लहलहाने का नाम ही कृषक जगत का मुख्य उद्देश्य है और इसी उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए खेती के उन्नत तरीकों का नया स्वरूप किसान भाइयों आप ही के हाथों में है। और आपके सुझाव और आपके सहयोग से इस किसान जगत को बहुत तरक्की मिल रही है और आपके नए नए तरीकों से कृषक जगत बहुत उन्नति कर रहा है। तो आइए किसान भाइयों, आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं एक नई जानकारी के साथ, खबरें खेती की व मंडी भाव से। नमस्कार, खबरें खेती के में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं खास समाचारों पर। पीला मोजेक रोग से रोकथाम के लिए उपाय, धान की फसल में तना छेदक का प्रकोप, आंवले की फसल में सामयिक सलाह, केले की रोपाई, लाभकारी व्यवसाय है बकरी पालन। प्रदेश की खरीफ की मुख्य फसल सोयाबीन में इस समय कहीं कहीं पीला मोजेक रोग देखा जा रहा है, जिसके कारण फसल पीली पड़ रही है और कहीं कहीं सोयाबीन में अफलन की स्थिति भी है, जिसके नियंत्रण और निरीक्षण के लिए कृषि विभाग का मैदानी अमला गांव-गांव में खेत खेत जाकर किसानों से बातचीत कर रहा है, उन्हें सलाह देने में लगा है। कृषि विभाग ने किसानों को सलाह दी है कि सोयाबीन, मूंग, उड़द में सफेद मक्खी द्वारा फैलाए जाने वाला पीला मोजेक रोग नियंत्रण के लिए रोग ग्रसित पौधों को खेत से बाहर निकालकर गाड़ देने की सलाह दी है। सफेद मक्खियों की रोकथाम के लिए इमिडाइक्लोप्रिड 17-8 SL का 600 मिली प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करने को कहा है। अगेती रोपी हुई धान की फसल कल्ले निकलने की स्थिति में आ रही है। इस समय निमेकोटेडेड यूरिया का भुरकाव करने से यूरिया की उपलब्धता पौधे को बढ़ जाती है। अभी धान की फसल में तना छेदक का प्रकोप देखने को मिल रहा है, जिसको गांव में पोंगा के नाम से भी जानते हैं। तना छेदक इल्लियां फसल के तने में घुसकर उसको काट कर रखा जाती हैं। तना छेदक कीट के नियंत्रण के लिए आप कार्टेपा हाइड्रोक्लोराइड, जो कि बाजार में अनेक नाम से मिलती है, इसकी 5 किलोग्राम मात्रा को प्रति एकड़ के मान से भुरकाव करें। ध्यान रहे कि दवाई का इस्तेमाल करते समय 1 से 3 इंच पानी खेत से भरा होना चाहिए। बहुवर्षीय फसलों में आंवले की खेती सबसे अधिक फायदेमंद साबित हुई है। अगर समय पर आंवले के पौधे की देखरेख होती रहे तो पौधे भरपूर फल देते हैं। आंवले में 2 प्रकार के फूल आते हैं, नर और मादा। नर फूल वाली शाखाएं फल नहीं देती हैं। शाख के लिए मादा वाली शाखाओं का उपयोग करना चाहिए। जब भी काट छांट करनी हो तो मादा शाखाओं की कटाई छटाई कम करनी चाहिए, जिससे पौधे में मादा शाखाएं अधिक हो जाती हैं। आने वाले समय में अच्छा उत्पादन देगी। नर और मादा फलों का उत्पादन बिगड़ने पर आंवले में फल कम लगते हैं। इसके उत्पादन को बढ़ाने के लिए फूल की अवस्था में मधुमक्खी के छत्तों को रखें, जिससे उत्पादन तो बढ़ेगा ही, फूल भी कम गिरेंगे। बकरी पालन एक लाभकारी व्यवसाय है। निर्धन की कामधेनु कही जाने वाली बकरी का व्यवसाय दृष्टि से पालन किया जाता है, बहुत लाभदायक सिद्ध होता है। बकरी के कम लागत में अधिक उत्पादन देती है। बकरियां हर मौसम में आसानी से ढल जाती हैं। साथ ही इनकी उत्पादन क्षमता दूध व मलमूत्र से प्राप्त जैविक खाद अतिरिक्त आय प्रदान करते हैं। बकरियां साधारणतः घरों में रहकर पल रही हैं, अन्य पशुओं की अपेक्षा कम बीमार होती हैं। प्रत्येक निर्धन व्यक्ति में बकरियों को सड़क के किनारे खाली पड़े खेतों में चराकर पाल सकता है। व्यावसायिक दृष्टि से बकरी पालन हेतु कुछ नस्लें ऐसी हैं जिन्हें पालकर अत्यधिक लाभ अर्जित किया जा सकता है, जैसे जमुनापारी, बर्बरी, मारवाड़ी, कश्मीरी, मेवाड़ बकरी, मेहराना नस्ल, सिरोही नस्ल प्रमुख है। फल पौध रोपण अनुदान योजना। इस योजना का मुख्य उद्देश्य फल रोपण में क्षेत्र में वृद्धि करना है। जो कृषक ऋण नहीं लेना चाहते, उन्हें इस योजना के अंतर्गत आम, संतरा, नींबू, आंवला, अमरूद एवं अनार का बगीचा लगाने के लिए नाबार्ड द्वारा प्रति हेक्टर निर्धारित लागत मूल्य का 25% अनुदान दिया जाता है। अंगूर, केला एवं पपीता के पौध रोपण पर अनुदान केवल बैंक ऋण पर ही देय होगा। भूमि एवं जलवायु की उपयुक्तता के आधार पर फसलों को विभागीय योजना के तहत प्रदेश के अलग अलग जिलों में अलग अलग तरह से क्रियान्वयन किया जा रहा है। इस योजना में सुनिश्चित सिंचाई के साधन सभी किसानों को समान लाभ दिया जाता है। योजना में आवश्यक फल पौध उद्यानिकी विभाग के माध्यम से प्रदान किया जाता है, जिसका समायोजन अनुदान राशि से होता है। साथ ही पात्र किसानों को 2 दिवसीय प्रशिक्षण भी दिया जाता है और अधिक जानकारी के लिए अपने क्षेत्र के उद्यान विस्तार अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। मूंगफली एवं अरंडी फोड़ाई यंत्र। यह एक हस्तचलित उपकरण है जिसमें मूंगफली तथा अरंडी की फली से दाने अलग किए जाते हैं। इस इकाई में ढांचा, हत्था, डोलन, आर्म तथा मूंगफली तथा अरंडी के लिए अलग अलग छलनियां हैं। मूंगफली को 5 किलोग्राम के समूह में अवतलन, ढलुआ लोहा, नायलॉन, शू युक्त दोलन, आर्म के बीच में फोड़ा जाता है ताकि फली से दाना अलग किया जा सके। इस यंत्र का भार 15 किलोग्राम होता है, जो बहुत आसानी से छोटे स्थान पर रखकर इस्तेमाल किया जा सकता है।
खबरें खेती के में बस इतना ही। आप देखिए मंडी भाव और मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और PVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। किसानों से होंगे सवाल, देंगे सटीक जवाब, तो जीतेंगे किसान कप। किसानों का खुला मंच, नजर रहेगी कृषि वैज्ञानिकों की। गोबर की खाद में हमारे सूक्ष्म पोषक तत्व भी होते हैं। किसान प्रश्न मंच, गुरुवार शाम 7:30 पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। किसान भाइयों, फसलों में कीट व्याधियों के नियंत्रण हेतु रसायनों का प्रयोग लगातार बढ़ता जा रहा है। रसायनों के प्रयोग से हानिकारक प्रभाव हमारे पूरे वातावरण में दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। चाहे वह भूमि हो, जल हो, वायु हो व खाद्य पदार्थ हो, सभी नष्ट होते जा रहे हैं। इससे रसायनों के प्रयोग से विशेष कीट भी नष्ट हो रहे हैं और जैविक कारक भी नष्ट होते जा रहे हैं। ऐसे में आपको क्या मूल सिद्धांत आपको अपनाने चाहिए, कैसे सामयिक कार्य आपको करने चाहिए जिससे कि आपकी फसलें बीमारियों से बच सके, आइए जानते हैं हमारी विशेषज्ञ अपर्णा जायसवाल जी से। किसान भाइयों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब भी रोगों का प्रकोप जो है फसलों पर होता है तो इससे जो है उत्पादन घट जाता है। उत्पादन तो घटता ही है, साथ साथ पौधों के गुणों का हनन भी होता है, जिसके कारण आपको बाज़ार में कम मूल्य जो है मिलता है। शोधों के द्वारा यह पता लगाया जा चुका है कि आमतौर पर जो रोगजनक होते हैं वो फसलों में संक्रमण करने के बाद विषम परिस्थितियां होने पर जो है पौध अवशेषों, खरपतवार, बीजों इत्यादि पर अपना जीवन चक्र जो है पूरा करते हैं। तो अतः इन सारी बातों को ध्यान में रख करके जब भी हमें पौधों को रोगों से बचाना हो तो इसके लिए मुख्य रूप से 3 बातों को ध्यान में रख करके ही इसका निवारण करना होगा। सबसे पहली बात तो यह है कि रोगजनक पर सीधे आक्रमण करके, दूसरी बात यह है कि परपोषियों की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा करके, और तीसरी चीज़ है वातावरण अथवा वातावरणीय कारकों में परिवर्तन करके। तो मैं सबसे पहले आपको यही बताना चाहूँगी कि रोगजनक पर आक्रमण करके कैसे आप पौधों को रोगों से बचा सकते हैं। तो इसमें सबसे पहली बात तो यह है कि रोगों की अधिसूचना जो है वो आप अपने क्षेत्र के कृषि विकास अधिकारी को दे, क्योंकि क्या होता है जब भी आपको ऐसा लगे कि कोई भी रोग जो है उग्रता से जो है आपके क्षेत्र में फैल रहा है तो आप इसकी जानकारी तुरंत जो है कृषि अधिकारी को दें, और जिससे क्या होगा कि रोग जो है वो स्थानीय बने रहेंगे और इसका जो है प्रसार नहीं हो पाएगा। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि आप हमेशा प्रमाणित बीज एवं रोपण सामग्री का इस्तेमाल करें, क्योंकि ये रोपण सामग्री अथवा बीज जो होते हैं रोग मुक्त वातावरण में शुद्धता पूर्वक बनाए जाते हैं। तो जब आप ऐसे बीजों का इस्तेमाल करेंगे तो निश्चित तौर पर रोगों के होने की संभावना जो है वो कम हो जाएगी। आमतौर पर रोग आंतरिक बीज जनित या बाह्य बीज जनित होते हैं। तो जो रोग आंतरिक बीज जनित है आप उनका सूर्य ताप, गर्म पानी अथवा जो है दैहिक रासायनिक विधियों के द्वारा जो है रोगजनक का निवारण कर सकते हैं। और जो बाह्य रोगजनित बीमारियां हैं इससे बचाने के लिए आप इसका
जो बीज का जो उपचार है वो जो है रासायनिक या भौतिक विधियों के द्वारा कर सकते हैं। इसके अलावा जो है आप जो रोगों के से युक्त जो पौधों के हिस्से हैं उनका उन्मूलन करके, क्योंकि ये पौधे जो है पुनः स्वस्थ नहीं किए जा सकते। अगर टहनी पर रोग है तो आप इसे काट करके बाहर फेंक दीजिए, ये ज़्यादा जो है बेहतर होगा। ये सारी विधियाँ तो हैं ही, साथ ही साथ जो है आपको अपने कृषि कार्य को इस तरह से सुनियोजित करना चाहिए कि इसका जो है प्रतिकूल प्रभाव जो है वो रोगजनक पर पड़े। तो इसमें सर्वप्रथम तो आपको अपनी खेतों की स्वच्छता पर ध्यान देना होगा। खेतों की स्वच्छता में यह है कि जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि रोगजनक जो है अपने जीवन चक्र को पूरा करने के लिए अवशेषों पर चले जाते हैं जब विषम परिस्थितियाँ होती हैं, और यही फिर पुनः प्राथमिक संक्रमण का जो है स्रोत बनते हैं। तो ऐसे अवशेषों को इकट्ठा करके जला देना चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ यह है कि आप जो है फसल चक्र अपनाएं। फसल चक्र अपनाने से यह होगा कि जो मृदा जनित रोग जो है वो कम होंगे, क्योंकि ये रोगजनक जो है मृदा में घर कर जाते हैं। इसके अलावा जो है आप मिश्रित खेती कर सकते हैं। मिश्रित खेती करने में क्योंकि शोधों में यह पाया गया है कि बहुत सारे जो पौधे हैं इनकी जड़ों से जो है कुछ विषैले पदार्थ निकलते हैं। तो अगर हम 2 पौधे साथ में लगाएं, जैसे कि अरहर के उकटा रोग से बचाने के लिए अरहर को हम ज्वार के साथ लगाएं तो इससे उकटा रोग जो है हमें नहीं दिखेगा। इसी प्रकार जो है यदि आप जो है गेहूं को सरसों के साथ लगाते हैं तो इससे क्या होगा कि जड़ सड़न की जो समस्या जो है वो आपको नहीं देखने को मिलेगी। और साथ ही साथ आप यह कर सकते हैं कि गर्मियों में खेतों को खाली छोड़ दें, क्योंकि ये जो रोगजनक होते हैं ये अपने आसपास एक विशेष संरचना बनाते हैं जो सूर्य की गर्मी सह सकते हैं। तो इस संरचना को भंग करने के लिए आपको क्या करना होगा, पहले तो सिंचाई देनी होगी। सिंचाई देने के बाद आप गहरी जुताई करें और अप्रैल और मई के महीने में जो है वो खेतों को छोड़ दें। तो इससे जो क्या होगा, सूत्रकृमि नाशक जो रोग है या फिर उकटा रोग है, जड़ सड़न है, ऐसी समस्याएँ जो हैं वो आपको कम देखने को मिलेंगी। इसके अलावा जो है सिंचाई को आप सुनियोजित तरीके से करें, क्योंकि कुछ जो रोग होते हैं वो उग्रता से तब बढ़ते हैं जब अधिक मात्रा में सिंचाई कर दी जाती है, जैसे गेहूं का गेरुआ रोग जो है। तो इसके लिए आप ये करें कि जनवरी के अंत में या फरवरी में जो है सिंचाई जो है वो कुछ कम कर दें, या ज़रूरत ना हो तो ना करें। इसके अलावा है जल निकासी जो है वो सही तरीके से होनी चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है, जड़ सड़न या आर्द्र गलन जैसी कुछ बीमारियां होती है। एक और बात है कि अगर आप बुआई के समय को में थोड़ा फेरबदलाव करें, मतलब कि आप ये करें कि बुआई जो है वो करीब 15 से 20 दिन पूर्व कर लें और ऐसी किस्मों का चुनाव करें जो 25 से 26 दिन पूर्व पकती हैं। तो इससे भी बहुत सारे रोगों का प्रकोप जो है कम हो सकता है, क्योंकि ये जो रोग होते हैं ये एक निश्चित समय पर ही आते हैं। तो इसमें जैसे कि गेहूं का जो गेरुआ रोग है वो क्या होता है कि दुग्धा अवस्था में ही आता है। तो दुग्धा अवस्था जब पूर्व हो जाती है तो रोग आकर के मतलब रोगों को आने का सही समय जो है वो नहीं मिल पाता है। हाँ, इसके अलावा यह कर सकते हैं कि जो समपार्श्विक जो हैं आपके उनका उन्मूलन करें। तो इसमें यह करना है आपको कि जो आसपास के खरपतवार हैं उन्हें निकाल करके आप बाहर फेंक दीजिए। इसके अलावा आप रासायनिक विधि का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो रासायनिक विधि में आप कीटनाशियों का, सूत्रकृमिनाशक का, फफूंदनाशक का इत्यादि का प्रयोग करके भी रोगों को कम कर सकते हैं। एक और बहुत ही उत्तम माध्यम है कि आप अकार्बनिक तत्वों का प्रयोग करें, तो इससे भी मृदा जनित रोग जो है वो कम हो जाते हैं। अब अकार्बनिक तत्वों में आप नीम खली जो है या अलसी जो है इसका प्रयोग कर सकते हैं। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ,
तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। हम आ रहे हैं आपके गांव। सामान्य ज्ञान के पूछेंगे सवाल। भारत दूध उत्पादन में विश्व में किस नंबर पर आता है? और आपके ऑप्शंस हैं ए पहले, बी दूसरे, सी तीसरे या डी चौथे। सही जवाब दिया है। देखें घूमते फिरते रविवार सुबह 7:30 पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। किसान भाइयों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपने अपने खेतों में धान की फसल विशेष रूप से लगाई होगी। धान की फसल को लगाते वक्त आपको विशेष सामयिक कार्य करने होते हैं। धान की फसल में जल का महत्व ज़रूर रखना पड़ता है। जल प्रबंधन एक विशेष महत्व रखता है धान की फसल में। किसान भाइयों, आज के हमारे कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कि धान की फसल लगाते वक्त किस प्रकार के सामयिक कार्य करने चाहिए, धान की फसल लगाते वक्त किस प्रकार की विशेष सावधानियाँ आपको बरतनी चाहिए। किसान भाइयों, हमारे प्रदेश में सोयाबीन के अलावा खरीफ के मौसम में दूसरी जो बहुत महत्वपूर्ण फसल है, जो बहुतायत से हमारे किसान भाई बृहद क्षेत्र में लगाते हैं, वो धान है। और निश्चित रूप से धान की पैदावार बढ़ाने के लिए नई नई किस्मों का विकास हुआ है। और इन किस्मों को लेते हुए हम किस तरीके से कौन कौन सी तकनीक का उपयोग करें ताकि हमारे किसान भाई अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकें, लाभ प्राप्त कर सकें। जैसा कि हम सभी को मालूम है कि मध्य प्रदेश में पिछले कई वर्षों से SRI मेथड का प्रचार प्रसार बहुत ज़ोरों शोरों से हो रहा है। और उसमें कुछ ऐसी बारीकियां हैं किसान भाइयों, जहां आप ये देख रहे हैं, अगर उन बारीकियों को आपने ध्यान से देखा होगा, अगर ध्यान से किया जाए तो निश्चित रूप से आपका उत्पादन 1.5 गुना से लेकर 2 गुना तक किया जा सकता है। और प्रयोगों से ये साबित हुआ है और हमारे प्रदेश में ही प्रयोग हुए हैं। और SRI के माध्यम से हमारे किसानों ने 90 से 100 कुंटल तक उत्पादन प्राप्त किया है। जबकि हमारे दूसरे जो किसान भाई हैं जो कि SRI का अगर प्रयोग नहीं करते हैं तो उनका 25 से 30 कुंटल भी उत्पादन प्राप्त नहीं होता। तो निश्चित रूप से उत्पादन लागत भी इसमें कम होती है और फ़ायदा भी ज़्यादा होता है। तो ये SRI जो पद्धति है, इसमें 2-3 बातों का मैं विशेष रूप से इस समय जिक्र करूँगा। पहली बात तो ये है किसान भाइयों, इसमें हमने आप देख रहे होंगे, इसमें एक जगह एक ही पौधा लगाना है। और ये जो हमारा ये जो फसल है, इस समय शुरुआत में जब हमने इसमें पौध लगाए थे, ट्रांसप्लांट की थी हमने, उसमें 12 से 14 दिन की ये पौध को हमने यहाँ पर ट्रांसप्लांट रोपा लगाया। और दूसरी बात, एक जगह हमने एक पौधा लगाया। और दूसरी एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि जिस समय लगाते हैं हमारे किसान भाई, तो ये कोशिश ये करते हैं कि जितना अंदर गड़ा सके गड़ाना चाहिए। प्रयोगों से ये सिद्ध हुआ है कि आप जितना उथला लगाएंगे उतनी जड़ों का विकास ज़्यादा होगा, उतने ही ज़्यादा इसमें कल्ले आएंगे। जितने ज़्यादा कल्ले फूटेंगे उतना ही ज़्यादा इसमें उत्पादन ज़्यादा बढ़ेगा। और दूसरी बात, इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, SRI में जो प्रयोगों से साबित हुआ है कि इसमें जो बालियों की संख्या, इफेक्टिव बालियों की संख्या, जिसमें दाने अच्छे बनते हैं और पोचे दाने कम बनते हैं, ऐसों की संख्या हमारे SRI पद्धति से ज़्यादा मिलती है। दूसरी एक और बात बताना चाहूँगा किसान भाइयों को, जो वातावरण में जो परिवर्तन हो रहा है, धीरे धीरे हमारे ऐसे कई क्षेत्र जहाँ पर पानी कम गिर रहा है, और ऐसी स्थिति में अगर हम SRI का उपयोग करेंगे तो हम लगभग 50% पानी कम की आवश्यकता इसमें पड़ती है। तो 50% पानी तक की हम अपनी सेविंग कर सकते हैं। तो कम पानी में भी अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। और जो पानी जो बचेगा निश्चित रूप से हमारे किसान भाई दूसरी आने वाली फसल में भी उपयोग कर सकते हैं। तो कम पानी में अधिक से अधिक उत्पादन अगर प्राप्त करना है तो उसके लिए SRI पद्धति बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरी बात किसान भाइयों, इस समय सामयिक बात है कि निश्चित रूप से जो फसल खड़ी हुई है, इसमें अगर चाहें तो अगर निदा नियंत्रण की भी एक समस्या कई बार किसान भाइयों के पास आती है, तो इसमें अगर आपने SRI पद्धति से लगाया है तो निश्चित रूप से लगभग 40 से 50%
आपका निदा का नियंत्रण शुरुआत की अवस्था में हो जाता है। उसमें कोनोवीडर एक हस्तचलित यंत्र है, उसको भी हमने कई बार इसमें प्रयोग किया हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें बिल्कुल भी इसमें कोई खरपतवार नहीं है और खरपतवार नियंत्रण के लिए आपको किसी भी तरीके की कोई दवा का छिड़काव भी नहीं करना है। दूसरी एक और बात, महत्वपूर्ण बात बताना चाहूँगा किसान भाइयों कि ये SRI पद्धति जो है इसका प्रचार प्रसार हम कर रहे हैं। इसमें 2-3 हमने इसमें मॉडिफिकेशन जो परिवर्तन जो किए हुए हैं, वो परिवर्तन ये है कि कई बार ये भ्रांति फैलाई जाती है कि SRI पद्धति से रोपा लगाने में शुरुआत में बहुत छोटे छोटे रहते हैं तो लगाने में बहुत दिक्कत जाती है। तो उसमें क्योंकि उस समय SRI में 8 से 10 दिन का रोपा पहले माना जाता था, मगर हमने उसमें परिवर्तन किया है परिस्थितियों के हिसाब से। 12 से 14 दिन का आपको जो नर्सरी में जो आपने पौध लगाई है उसका उपयोग करें। एक जगह एक पौध को लगाना है आपको। और दूसरी एक जो बात है, इसको आपको प्राय हमारे किसान भाई जो लगाते हैं धान को रोपा तो पास पास लगाते हैं। तो आप जितनी दूरी पे भी लगा सकते हैं, लगभग 20 से 25 सेंटीमीटर की तक दूरी में जो है ना, पौधे से पौधे की दूरी थोड़ी दूर रखना चाहिए। तो इसका सबसे बड़ा एक फ़ायदा ये भी है कि हमारे प्रदेश में सबसे बड़ी जो समस्या है अच्छी बीज की उपलब्धता, क्योंकि अगर बीज की दर अगर ज़्यादा होगी, वैसे प्राय हमारे किसान भाई 40 से 50 किलो प्रति हेक्टेयर तक इसका बीज का उपयोग करते हैं, तो उसको कम करके हम लगभग 5 से 6 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से इसमें जो है ना ज़रूरत पड़ती है। अगर इसको प्रति हेक्टेयर करें तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको 12 से 15 किलो प्रति हेक्टेयर बीज की, तो आपका बीज की दर भी कम होती है। निश्चित रूप से कम बीज में आप ज़्यादा क्षेत्रफल में कर सकते हैं। जो बीज उपलब्ध है निश्चित रूप से ज़्यादा रकबा में आप क्वालिटी सीड को भी पहुंचा सकते हैं। तो SRI का एक दूसरा जो एक महत्वपूर्ण जो एक सबसे बड़ा फ़ायदा जो है कि इसमें उत्पादन लागत, क्योंकि बीज दर भी कम है और दूसरे जो कई बीमारियों की समस्या है और कीट प्रबंधन भी इसमें में ज़्यादा जो खर्च आता है वो SRI पद्धति से करेंगे तो निश्चित रूप से कम होगा। एक और बात बताना चाहूँगा कि SRI पद्धति में कहा यह गया है और निश्चित रूप से इसमें फ़ायदे भी है कि शुरुआत में आपको इसमें ज़्यादा पानी भरने की ज़रूरत नहीं है। हल्की सी एक पानी की फिल्म, अगर आप देख रहे होंगे इसमें तो हल्की सी पानी की एक फिल्म है और इस फिल्म को अगर आप शुरुआत में अगर बनाए रखें ज़्यादा, इसमें वो भी ज़रूरत नहीं है। और आगे चलकर इसमें फिर से 2 सेंटीमीटर के लगभग फिल्म, इसको 1-2 बार पानी को निकालना भी ज़रूरी है अगर ज़्यादा पानी भरता है। इसके बाद फिर से हल्की सी फिल्म अगर इसमें पानी की रहती है लगभग 1 से 1.5 सेंटीमीटर आगे उसमें फूल की अवस्था में या इस समय बालियों की अवस्था में, तो निश्चित रूप से इसमें ज़्यादा उत्पादन प्राप्त होगा। लगभग 50% हम इसमें SRI के माध्यम से इसकी पानी की बचत भी कर लेते हैं, सिंचाई की बचत भी कर लेते हैं, जो आगे हम दूसरी फसलों में भी इसका उपयोग कर सकते हैं। हर गांव को शिक्षा, हर हाथ को रोजगार, सुविधाएं बुनियादी हो या हो तकनीकों की भरमार, सांसदों की देखभाल से अब बनेगा स्मार्ट काम। DD किसान, बदलते भारत की शान। शहर से आया है ना तिवारी सेठ, वो जबरदस्ती हम किसानों की जमीन हड़पना चाहता है। रुपया चाहे ईमानदारी से कमाया जाए या बेईमानी से, रुपया रुपया होता है। ऐसा रुपया कभी रास नहीं आता बड़े भैया। आप कौन? तेरे पति का बाप बोल रहा हूँ, समझा दे उसे। अगर वो अपनी जिद पर अड़ा रहा ना तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। धरती की गोद में DD किसान, बदलते भारत की शान। तो किसान भाइयों, आज का हमारा कार्यक्रम आपको विशेष रूप से पसंद आया होगा, ऐसी हमें उम्मीद है। यदि आप अपने पत्र या सुझाव हमें भेजना चाहते हैं तो आप हमारा पता नोट कर लीजिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, द्वारा निदेशक, कमरा नंबर 4, दूरदर्शन केंद्र, शामला हिल्स, भोपाल। हमारा पिन कोड है 462013। तो किसान भाइयों, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले कार्यक्रम में फिर खेती से जुड़ी एक नई जानकारी के साथ पुनः हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।